गुड मॉर्निंग। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे चाल के बाद उसमें जो है हम लोग 3 उसके प्रकार भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे देखे थे पहला जो है एक समान चाल, दूसरा था असमान चाल और तीसरा था ताक्षणिक चाल। तो असमान चाल में कुछ पार्ट आपका बचा हुआ था, उसको आगे देख लेंगे। असमान चाल जो कंडीशन आपका बनेगा, जैसे उसमें बताया था कि समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं। समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती है, उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। लेकिन असमान चाल में क्या होता है कि जो कंडीशन हम देखते हैं, निकालते हैं, वो कंडीशन निर्भर करता है कि जैसे भिन्न भिन्न दूरियां हैं, तो भिन्न भिन्न दूरियों को हम ऐसे काउंट करके नहीं निकाल सकते। मतलब अर्थात असमान को व्यक्त करने के लिए हमको किसी अन्य की आवश्यकता होती है। उसमें जो हम पढ़ेंगे किसकी आवश्यकता होगी? औसत चाल की। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे औसत चाल। अगली हेडिंग इसकी अगर हम देखेंगे असमान चाल में एक चाल और क्या होगा, क्योंकि इसकी सहायता से असमान चाल मतलब भिन्न भिन्न दूरी होगा, भिन्न भिन्न समय होगा, तो हमको काउंट करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि कोई गाड़ी अगर जा रही है तो मान लीजिए 50 किलोमीटर गई है, तो 50 किलोमीटर जाने में एक समान चाल तो होगा नहीं। प्रत्येक जैसा जो है जिस प्रकार से रास्ता होगा उसी प्रकार से उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन के आधार पर कह सकते हैं कि जो हमको निकालना होगा उसका स्पीड जो है औसत चाल के रूप में निकालना होगा। तो औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल होता है किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल बराबर क्या लिख सकते हैं? फार्मूला आपका बनेगा औसत चाल बराबर एवरेज वेलोसिटी बराबर आपका होगा एवरेज स्पीड करेंगे, ठीक, क्योंकि चाल एवरेज स्पीड आपका होगा कुल दूरी बटा लगा कुल समय, लगा कुल समय। अब इसमें अगर हम कंडीशन देखें, कुछ स्थितियां बनती हैं कि ये कब किस कंडीशन में निकाल सकते हैं। तो कंडीशन के अनुसार हम देखेंगे इसमें जो फॉर्म आपका बनेगा विशेष, मतलब औसत चाल का जो फॉर्म बनेगा, औसत चाल क्या बना उसका फार्मूला? कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक। तो मान लेते हैं स्थिति पहला कंडीशन अगर मान के देखते हैं कि माना किसी वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है क्रमशः, माना किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्रमशः S1 S2 S3 किसके द्वारा? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है इस प्रकार से, दूरी क्रमशः S1 S2 S3 ऐसे, ठीक। तथा उसके द्वारा जो इसमें क्रमशः वेग नहीं चाल, इसके द्वारा जो क्रमशः चाल होगा वह होगा v1। अगर हम स्पीड के अनुसार देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे स्पीड को डिस्टेंस को s से डिनोट किए हैं, तो यहाँ पे हम चाल को v से, तो v1 v2 और v2, ठीक, इस प्रकार से। अब क्या कह सकते हैं कि क्रमशः माने हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो है चली गई दूरी S1 S2 S3 ऐसे है, और उसके द्वारा जो वेलोसिटी होगी प्रत्येक क्षण v1 v2 v3 v4, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में जो उसकी दूरी तय की जाएगी सभी स्थानों पर समान नहीं होगी, ठीक। तो क्या कह सकते हैं कि इसके द्वारा लगा कुल समय, अर्थात वस्तु द्वारा लगा समय t बराबर आपका हो जाएगा t1
समय जो होगा समय क्रमशः लेते हैं, समय क्रमशः t1 t2 t3 ऐसे इस प्रकार से होंगे। ठीक, तो कुल समय आपका हो जाएगा कितना, t1 प्लस t2 प्लस t3 डाटा, इस प्रकार से कुल समय या कुल समय के स्थान पे लिख सकते हैं। हम इसके पहले फार्मूला पढ़े हैं कि 4 बराबर क्या होता है, अर्थात b बराबर होता है d/t। ठीक, तो यहाँ पे d मतलब हम मान लें यहाँ पे इसको यस मान लें, d के स्थान पे क्या मान लिया, यस। तो जो यस बराबर अगर हम देखेंगे कि d बराबर कितना होगा, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं s1/v1 प्लस इस फार्मूले से s1/v1, इसके बाद हो जाएगा s2/v2 प्लस s3/v3 डाटा। ठीक, क्या कहेंगे कि कुल लगा समय इतना है, हमको देखना है कि कुल समय और कुल दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि कुल जो है औसत चाल बराबर अब होगा औसत चाल बराबर, तो कुल दूरी s1 प्लस s2 प्लस s3 इस प्रकार से अपान कुल समय t1 t2 का मान कितना है, s1/v1 प्लस s2/v2 प्लस s3/v3। ठीक, तो क्या होगा कि लगा कुल समय अगर देखेंगे कंडीशन, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, औसत चाल। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे s1 s2 s3 s4 ये जो समान समय है, मतलब कंडीशन कह रहे हैं कि यदि वस्तु द्वारा जो है समान भाग में कुल दूरी जो है, वस्तु द्वारा कुल दूरी समान समय जो है समान भागों में तय किए गए, मतलब 2 ही भाग में तय किए गए। जो कुल दूरी था वस्तु का वो 2 भागों में तय किया गया, अर्थात कह सकते हैं कि पूरी दूरी 2 भागों में बांट दिए गए थे, s1 और s2, और उसके द्वारा जो हमको वेलोसिटी जो प्राप्त हुई, वेलोसिटी कैसी प्राप्त हुई, एक के द्वारा v1 एक के द्वारा v2 प्राप्त हुई। क्या समझे हम लोग समझे कि अगर कुल दूरी को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, 2 भागों मतलब 2 समान भागों में कुल दूरी तय होगा, और उस दूरी को तय करने में अर्थात प्रथम दूरी यस को तय करने में लगा जो उसका चाल कितना हुआ, गतिमान वस्तु का चाल v1 हुआ, और दूसरे के लिए हम बोलेंगे कि दूसरी दूरी को यस तय करने में, क्योंकि टोटल भाग 2 ही मान के चले, एक यस मान लिए दूसरा भी यस मान लिए, समान भागों में कुल दूरी को 2 समान भागों में विभाजित कर दिए। तो पहले वाले भाग में जो है वस्तु चली है v1 चाल से, और दूसरे वाले भाग में चली वस्तु किससे, v2 चाल से। ठीक, इससे v2 चाल से। तब क्या लिख सकते हैं, औसत चाल तब क्या हो जाएगा, तो कंडीशन इससे हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा औसत चाल बराबर हो जाएगा यस प्लस यस, मतलब कुल दूरी s/v1 प्लस इधर हो जाएगा s/v2। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा जो वैल्यू, क्या मिलेगा, मिल जाएगा 2s/3 गुणा करने पर यस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा v1 प्लस v2 अपान v1 इंटू v2। क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा ये टर्म तो मिलेगा हमको, यस से यस कैंसिल हो गया, तो 2v1 v2 अपान v1 प्लस
v2। ठीक, ये क्या होगा कि जब दो भागों में समान दूरी वस्तु तय कर रही है, कोई गतिमान वस्तु है, दो समान भागों में अलग अलग वेग से वस्तु क्या कर रही है, दूरी तय कर रही है, तो उस समय अगर हमको औसत चाल निकालना है तो हमको दूरी से कोई मतलब नहीं, ना टाइम से मतलब है। हम क्या करेंगे, v1 प्लस v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2 फार्मूले की सहायता से उसकी चाल, औसत चाल को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अगला इसमें स्थितियां देखेंगे कि यदि स्थिति नंबर 2, यदि हम मान रहे हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय करने में लगा समय, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय करने में लगा समय क्रमशः है t1 है, t2 है, t3 है, ऐसे t4 है, या हम 3 तक टाइप लेते हैं, बाकी डाट ऐसे देख लेंगे। और इसके द्वारा जो वेलोसिटी है, जो तय की गई जो दूरियां हैं क्रमशः, क्या है, दूरियां नहीं, वेलोसिटी देखेंगे, इसके द्वारा चली गई दूरी, दूरी नहीं, इसके द्वारा चला गया वेग जो हम देखेंगे, वेग बराबर होगा v1 v2 v3 और डाट इसी तरीके से इनका वेग होगा। तब औसत चाल, अर्थात औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी अगर हम निकालेंगे तो मान लेंगे उसके लिए कुल दूरी, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर आपका होगा s1 प्लस s2 प्लस s3 डाट इस प्रकार से। s1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें देखेंगे तो हम लिख सकते हैं एक फार्मूला औसत चाल जो कंडीशन बनेगा, s1 बराबर, देखते हैं अभी फार्मूला लिखे थे कि v बराबर होता है s अपान t की। ठीक, यस अपान टी की, तो s1 बराबर क्या कंडीशन लिख सकते हैं, v1 t1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमको s1 इस संदर्भ में वैल्यू प्राप्त होगा, क्योंकि यही दोनों मान करके हम चल रहे हैं कि माना गतिमान वस्तु द्वारा उसका लगा समय इस प्रकार से है और उसकी वेलोसिटी क्रमशः v1 v2 v3 है, तब क्या होगा, कुल चली गई दूरी s1 s2 s3, अगर हम देखेंगे कि s1 क्या होगा तो कुल दूरी आपका हो जाएगा इन दोनों कंडीशन के अनुसार v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। ठीक, कुल औसत चाल अगर देखेंगे कि इसका औसत चाल कितना निकलेगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा कितना, v1 कुल दूरी, तो कुल दूरी यही निकला है हमारा। ठीक, तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 ऐसे डाट अपान कुल लगा समय, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 डाट इस प्रकार से। ठीक, अब हम क्या देखेंगे इसमें कि जो वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है क्रमशः जो वेलोसिटी है कि समान समय में क्या करें, दूरियां तय करें। मान लेते हैं कि कुल दूरी दो भागों में उसी प्रकार से विभाजित कर देते हैं, जिस प्रकार से हम विभाजित किए थे उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि दो भागों में इन दूरियों को विभाजित कर देते हैं। जब दो भागों में विभाजित करेंगे तो मतलब कुल दूरियां अर्थात समान समय में, कुल दूरी समान समय अंतराल में दो भागों में v1 तथा v2 चाल से क्या करती है, तय करती है। ठीक, तब क्या होगा, दो दूरियां जो है कुल दूरियां समान समय में, लिख लेंगे इसको, पॉइंट को नोट कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो नोट कर लेंगे। क्या होगा कि कुल दूरियां समान समय, कुल दूरियां समान समय अंतराल में तय करने में प्रथम दूरी द्वारा लगा जो चाल, प्रथम दूरी द्वारा लगा चाल, तो प्रथम जो है प्रथम समय अंतराल में जो चाल हमारा है क्या है, v1। प्रथम समय अंतराल में
प्रथम समय अंतराल, क्योंकि समान समय अंतराल में क्या करें, दो भागों में विभाजित करके इनकी दूरियों को तय करें, चाल को तय करें। तो प्रथम समय में v1 और द्वितीय समय में v, द्वितीय समय में क्या हो जाएगा, द्वितीय समय में v2। तब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं केवल दो के लिए अगर औसत चाल देखेंगे, औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर v1t प्लस v2t अपान t प्लस t। सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, इनका यहाँ पे कॉमन लेंगे तो t कॉमन हो गया, v1 प्लस v2 अपान 2t, t से t कैंसिल हो गया। तो औसत चाल जो हमको मिला, एवरेज मिला v1 प्लस v2 अपान 2t। ये कह सकते हैं कि जो हमको एवरेज वेलोसिटी जो हमको प्राप्त हुई, वेलोसिटी क्या कह सकते हैं, स्पीड, एवरेज स्पीड जो हमको प्राप्त हुई वह किस रूप में प्राप्त हुई कि जब समान समय अंतराल दिया गया हो और दूरी कुछ भी जो है दूरी दो खंडों में विभाजित हो, तो ऐसे स्थितियों में क्या करते हैं, दो खंडों में, तीन खंडों में, जिस प्रकार से विभाजित हो तो वैसे भाग आपके तीन खंडों में वह 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे दो खंडों में अगर विभाजित है और समान समय अंतराल में विभाजित है और उनका जो है चाल क्रमशः अलग अलग है, तब उस कंडीशन में v1 प्लस v2 अपान क्या कर देंगे 2। मतलब हमको समय और दूरी को देखने का उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक, तो इस फार्मूले की सहायता से औसत चाल क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। आगे हम अगली जो है हेडिंग देखेंगे वेग। क्या देखेंगे अगली हेडिंग, वेग। वेलोसिटी क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु, देखिए वेलोसिटी जो है, अब तक जो चाल पढ़ रहे थे वह चाल में था कि कैसी राशि, अदिश राशि, परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वेग में जो वेलोसिटी में हम देखेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, क्योंकि ये सरल रेखा में हम गति बढ़ रहे हैं और सरल रेखा में गति यही पोजीशन हमको बताता है कि जो गतिमान वस्तु होगा वह किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। अभी फोर्स की कोई बात इसमें नहीं है, तो क्या कहेंगे, वेग के लिए देख लेंगे, ये जो पॉइंट आप पढ़ चुके हैं लेकिन इसको एक बार पुनः देख लेंगे और देखने के बाद, क्योंकि यही आपका जो है बेस एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक, वेग वेलोसिटी क्या कहेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान कोई नहीं, समय अंतराल में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में गतिमान वस्तु में हुआ विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, गतिमान वस्तु में हुआ विस्थापन तथा समय अंतराल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इससे v से, यह जो है एक सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ठीक, प्रेजेंट करते हैं किससे, v से। मात्रक क्या होगा, फार्मूला पहले देख लेते हैं, v बराबर होता है v, देखिए उसमें अगर v के ऊपर तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो चाल पड़ा जाएगा, अगर v के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं तो वो क्या हो गई, आपकी वेलोसिटी हो गई। ठीक, तो वेलोसिटी इस माध्यम से क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे जो हमको ज्ञात होगा, v बराबर हो जाएगा विस्थापन को कैपिटल D से अगर डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, बटे या यस से डिनोट कर देते हैं, चलिए यस से डिनोट करेंगे तो सरल रहेगा, यस से डिनोट कर देते हैं, बटे आपका हो गया, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, समय अंतराल ठीक के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं।
मात्रक क्या हो गया, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। बीमा क्या होगी इसकी, बीमा हो जाएगी बीमा यल, मीटर के लिए यल, सेकंड के लिए टी। तो क्या लिखेंगे एक साथ, यल की पावर -1। ठीक, अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि जिस तरीके से चाल को दो भागों में बांटे हुए थे, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, वेग भी हमारा क्या होता है, दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है एक समान वेग। एक समान वेग किसे कहते हैं, एक समान वेग वह वेग होता है जिसमें समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है। ऐसा वेग जिसमें समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। क्या, एक समान वेग। दूसरा हुआ असमान वेग। असमान वेग, असमान वेग क्या होता है, समान, असमान वेग, असमान वेग होगा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन हो। ठीक, मतलब अगर किसी वस्तु द्वारा समय अलग अलग, हर पोजीशन पर अलग अलग हो और उसके द्वारा जो विस्थापन हो रहा है अलग अलग। ठीक, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, असमान वेग कहते हैं। अब आप असमान वेग में जैसे उसमें पढ़े थे, असमान वेग चाल में, उसमें औसत द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो असमान वेग को जो है दो भागों में विभाजित करके बांटेंगे। पहला होगा औसत वेग, दूसरा होगा ताक्षणिक वेग। औसत वेग आपका क्या होता है, औसत वेग आपका होता है कि कुल वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा कुल जो है, कुल विस्थापन तथा लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और दूसरा हुआ ताक्षणिक वेग के लिए क्या लिखते हैं, ताक्षणिक वेग के लिए हम लिखते हैं, ठीक।